वो रहस्यमय रेस्ट हाउस। भाग 1। हाँ तो सुनो, बोलकर खान साहब मेरी ओर देखने लगे। ये बात सन 1977-78 के आसपास की है। उन दिनों मेरी नई नई पोस्टिंग हुई थी। मैं सीधे ट्रेनिंग लेकर रेंज ऑफिस में पहुंचकर अपनी आमद दी। हमारे रेंजर साहिब बहुत कड़क मिजाज ऑफिसर थे। मैं यंग था, ये मेरी पहली पोस्टिंग थी। डरा भी हुआ था, मतलब कि नई जगह कैसे क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे घने जंगलों की ओर मैं कभी आया भी नहीं था और न कभी देखा ही था। हम कस्बों के रहने वाले थे। मेरे वालिद साहब पेशे से वकील थे। हमारी गांवों में जमीनें बहुत थी। मेरे दादा बड़े जागीरदार हुआ करते थे, सो पुश्तैनी हम लोग काफी संपन्न लोग थे। मेरे 5 भाई मुझसे बड़े थे। मेरे 2 भाई वालिद साहब के हम पेशा, मतलब वे वालिद साहब के साथ वकालत करते थे। मेरे वालिद साहब हाईकोर्ट के केस भी लेते थे और उन दिनों अक्सर इलाहाबाद किसी न किसी केस के सिलसिले में जाया करते थे। सो उनका बड़ा नाम था। 2 भाई में सबसे बड़े भाई साहब दादाजी के साथ पुश्तैनी काम देखते जमीनों का। उनके बाद के भाईजान पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर पोस्टेड थे। उनके साथ रहने कारण मेरा रुझान सरकारी नौकरी, वो भी वर्दी वाली, की तरफ हुआ और मैं तैयारी में लग गया था। ही दिनों महकमा जंगलात में फॉरेस्टर के पद निकले, जिस पर मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं अपने घर की बड़ी घरेलू जद्दोजहद, लानत सलानत के बाद, क्योंकि घर में सबसे छोटा और सबका लाडला था इसलिए भी, और वह भी जंगलात की नौकरी में जाने ही नहीं देना चाहते थे। अम्मी को लगता कि जैसे जंगलों के शेर मेरा ही इंतजार कर रहे हैं कि मैं कब जंगलों में जाऊं, और वो मेरा बात अधूरी छोड़ खान साहब मुझे देखा। हा 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 हन सने लगे। मैंने भी इस हंसी में उनका साथ दिया। यार वो गलत भी नहीं थी, आखिर माँ थी वो मेरी। उन दिनों अखबारों में हिंसक गुलदारों और बाघों के आदमखोर होने की खबरें आती रहती थी। मेरी अम्मी अपने समय की 5 जमात पा सथी और बहुत अच्छे से लिख पढ़ लेती थी। अक्षर ज्ञान भी मुझे उन्होंने ही कराया था। खैर, इस बात को यहीं विराम दे आगे बढ़ते हैं। मेरी ओर देखते हुए वे फिर आगे बोले, पर मैं अम्मी जान को बड़ी तसल्लियां दे राजी कर लिद साहब थोड़े एतराज बाद मान गए थे। फिर मैं इन घनघोर जंगलों में अपनी पोस्टिंग ले आ गया था। पहले बहुत घने जंगल हुआ करते थे और आज भी उतने ही घने ही हैं। उस शाम मुझे रेंज ऑफिस से चार्ज लेने का परवाना देकर रवानगी दी गई। वह जगह रेंज मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूरी का सीमाएं रेंज असिस्टेंट हेडक्वार्टर था। जाते समय मुझे रेंजर साहब ने बढ़िया से मन लगाकर काम करने की नसीहतें दी। फिर बोले कि मुझ पर उनकी विशेष नजर बानी रहेगी। मैं उन्हें सैल्यूट कर जय हिंद सर बोलकर रेंज ऑफिस के घेरे से बाहर आया। थोड़ी दूर में ही लगभग लगी हुए हमारे रेंज की कॉलोनी थी। सबसे पहले बड़े रकबे में फैला हुआ रेंजर साहिब का बंगला, ब्रिटिश जमाने का, जिसके छत में इलाहाबादी टाइल्स कलेव लगे हुए थे। फिर थोड़ा आगे रेस्ट हाउस था। उसके बाद हटकर 5 क्वार्टर में से एक बड़ा क्वार्टर जो सकल ऑफिसर का था, जिसे जंगल दरोगा कहते थे। बाकी नाकेदार क्वार्टर, क्लर्क आवास आदि आदि थे। ये पूरा जुग्राफिया था रेंज हेडक्वार्टर का, जिसके कैंपस में अभी मैं घूम रहा था, मतलब कि देखकर मुआयना कर रहा था। मैं नए जोश और उमंगों के संग मचल रहा था इस वक्त। तभी गुजरते हुए तभी हमारे सीनियर ट्रेनिंग बैच के दुबे जी, उन्होंने देखते मुझसे कहने लगे, अरे क्या जेएच कहाँ घूम रहा है इधर। मैंने उन्हें देखते सलाम बजाया तो बड़े खुश हो अपने साथ घर ले गए। वहाँ हमारी आपस में ट्रेनिंग से ले अब तक की खूब बातें हुई। मन जो डावाडोल हो रहा था अब बढ़िया हो चला था। मैं वही रात उनके साथ ही भोजन कर सोया। सुबह हुई सो मैं नहा धोकर कर तैयार होने को हुआ तो दुबे जी ने कहा, जनाब साइकिल खरीद लो, तब ही न वहाँ जंगलों में दौड़ भाग कर पाओगे। उनकी बात बिल्कुल सही थी। मुझे एक अदद साइकिल की बड़ी दरकार थी। इस वक्त इन दिनों आवागमन के सबसे बड़े और आसान से साध न थे और पैसे थे ही मेरे पास मार्केट जाकर एक साइकिल हरक्यूलिस की काय हरे रंग की मैंने पसंद कर टाइट करवाए। इन दिनों साइकिल की ये बड़ी ब्रांड थी। फिर मैं साइकिल खरीद कर दुबे जी के घर आया और साइकिल पर अपना रिया बिस्तर लादे बिदा लिया। दुबे जी से बड़े भावुक से पल थे वे। फिर आगे के सफर के लिए पास बस स्टैंड गया। एक बस से 3 को छूटती थी। टिकट कटा, साइकिल सामान ऊपर लाद, खिड़की वाली सीट में बैठ गया। बस भी पूरी बस ही थी। खटारा नंबर 1, कब कहीं रुक जाए कोई नहीं जाने, सब भगवान भरोसे। सीट तो जैसे पटिए के ऊपर कवर लगा, चीरा फटा कुल जमा सब उन दिनों सा ही था। कुछ देर बाद बस निकल पड़ी कच्चे मार्ग से। हिचकोले लेते ऐसे ही शाम 6 बजे मैं सफर का एक भाग पूरा किया। बस स्टॉप पर उतरा तो सब तरफ सन्नाटा सा। शरीर ने एकाएक झुरझुरी सी ले ली। मुझे जिस जगह जाना था वो इस छोटे से कस्बा से बहुत दूर, मतलब 30 किलोमीटर के लगभग था। सो मैंने वहां से पास के जंगल की नाकेदार चौकी का पता वहां 1-2 लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं उन लोगों को धन्यवाद देकर निकल पड़ा।
उस वक्त हवा सायम सायम चल रही थी, ऊपर गगन में चांद अपनी चांदनी के संग अंगड़ाइयां ले रहा था। मैंने टॉर्च भी जला रखा था। कोई 2 से 3 किलोमीटर अपनी साइकिल से चला ही था कि मार में आगे आगे बैलगाड़ी चलने की घर 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 सी आवाज मध्यम मध्यम सी आने लगी थी। कच्चे मार्ग के चारों ओर शांत घना जंगल का परिवेश था। इधर बैलगाड़ी की आवाज जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। आखिर में मैं उस वक्त चलती बैलगाड़ी से लगभग 50 मीटर दूर से पीछे ही रह गया था। हुरहाता था कि आवाजें गाड़ीवान के मुंह से निकलती स्पष्ट सुनाई दे रही थी। साथ साथ बैलगाड़ी के खूंटे में लटका लालटेन मध्यम सा जलता हुआ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर में मैं बैलगाड़ी के पास पहुंच गया। बैलगाड़ी हाँकने वाले ने मुझे देखते बैलगाड़ी धीरे से रोक ली। बैलगाड़ी पूरे तरह से सामानों से लदी फदी हुई थी। वो 2 लोग थे, देहात के आदमी थे, सर पे साफा टाइप गमछा बांधे, धोती सलूखा पहने हुए थे। मुझे देखते ही सलाम बजाए राम राम हजूर, तो मैंने भी उत्तर किया। फिर मैंने उन्हें पूछा कहाँ तक जा रहे हो, तो मेरे पूछने पर बोले सामने गांव जाएंगे हजूर, इधर बाजार सामान लेवे के वास्ते आए रहे। हम दोनों अपने साथी की ओर इशारा करता हुआ बोला। फिर मुझसे मुखातिब हुआ, आप कहाँ जाए रहे हजूर? रात के वक्त, तो मैंने कहा आगे नाकेदार नाके तक जाऊंगा। मैंने उनसे फिर कहा कितनी दूर होगा यहाँ से जानते हो? तो दोनों बोले हमारे गांव में ही, सामने जाते में ही पड़ी हजूर, ओकरे बाद हमारी बस्ती हव। वो चुप हो गए। मैंने कहा चलो बढ़िया है, साथ मिल जाएगा तुम लोगों का, चलो आगे बढ़ो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। इसके साथ ही आगे बैलगाड़ी निकल पड़ी। मैं अब इत्मीनान से अपने पैकेट से सिगरेट निकाली और जला ली। मुझे बहुत तलब लगी हुई थी इसकी, जबकि मैं जानता हूँ यह सही नहीं है। फिर भी सिगरेट को इत्मीनान से पीकर मैं पुनः साइकिल की पैडल मार आगे जा चुकी बैलगाड़ी को पकड़ लिया। फिर उनके साथ चलने लगा। रात के 10 बजे हम गांव की बाहरी सीमा के अंदर हुए तो सामने ही नाकेदार का नाका था। नाके के बाहर लकड़ी की बल्ली के ऊपर लगा तिकोना लैंप पोस्ट मध्यम रोशनी दे रहा था। तभी लगाड़ी वाले ने गाड़ी एक तरफ कर नीचे उतरा और बोला, हजूर आए गए हम लोग नाका तक, आप रुकिए, हम नाकेदार को बता आते हैं कि दरोगा हजूर आए हैं। मैंने उसे सहमति दी और साइकिल को पैदल नाके के बाहर बड़े आंगन में एक तरफ खड़ा किया। तब तक नाकेदार अपना किवाड़ खोल बाहर आकर उन दोनों से मुखातिब हुआ। तो उन लोगों ने मेरी और इशारा करते बताया, तो वह मेरे पास सामने खड़ा हो सलाम बजाया और एक खाट बाहर निकालकर बिछाया। उसके ऊपर कंबल बिछाकर बोला, जनाब बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बोल वह अपने नाके के अंदर गया। मैंने हम बोल दोनों ग्रामीणों को जाने के लिए कहा। वो सलाम बजा अपनी बैलगाड़ी हाँकते निकल गए। तभी नाकेदार बड़े गिलास भर के नींबू गुड़ पानी का बना शरबत ले आया। मैंने एक सांस में वो शरबत भरा गिलास खाली कर एक और रख दिया और अपने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल उसमें से एक सिगरेट आजाद कर होंठों से लाइटर से जलाया और तगड़ा कश लेते धुआं छोड़ते हुए मैं भारी आवाज में बोला, क्या नाम है तुम्हारा? उसने बताया, मेरा नाम जनक लाल यादव है जनाब। मैंने हम कह आगे कहा, कल सकल कवाटर तक साथ चलना जनक लाल। तो नाकेदार कहा, जैसी आपकी आज्ञा हजूर। बोल मुझसे बोला, मैं थोड़ा बस्ती की ओर से आता हूँ हजूर। मैंने सिर हिलाकर सहमति दी उसे। उसके जाने के बाद सिगरेट का आखिरी कश इत्मीनान से ले एक और फेंक दिया। नाकेदार बस्ती की ओर चला गया था। मैं खाट से उठकर इधर उधर टहलकर जायजा लेने का प्रयास करने लगा, पर अंधेरा होने कारण मैं ज्यादा कुछ सुनिश्चित जैसा कुछ नहीं कर पाया। फिर सामने से टॉर्च हिलती डुलती रोशनी आ रही थी। तभी रोशनी काफी पास आ गई तो नाकेदार जनक लाल किसी को अपने संग लेकर आया हुआ था। जो आदमी उसके साथ आया था वह वहीं का लोकल आदमी था, जो एक मटमैला कपड़े का झोला पकड़ा हुआ जिसमें कुछ सामान रहा होगा। वो साथ आया आदमी मुझे पाए लागी हजूर बोल मेरी ओर हाथ जोड़कर देखने लगा। मैंने अपना सर झुकाकर उसका अभिवादन स्वीकार किया। फिर वे दोनों नाके के अंदर चले गए, शायद भोजन की तैयारी करने लगे। अंदर से आती आवाजें बता रही थी। मैं अपने पैरों के जूते खोल चारपाई में हाथ पैर पसार कर लेट गया। इस वक्त मुझे काफी थकान सी हो रही थी। इसी ऊहापोह में मुझे नींद भी कब आ चली मुझे भान भी न हुआ। शायद 1.5 घंटे के वक्फे बाद नाकेदार ने मुझे आवाज दे फिर मुझे हिलाकर जगाया। मैं गहरी नींद में था। मैं अनमने भाव लिए उठा क्योंकि भोजन करना भी बहुत जरूरी था। पेट में चूहे सुसरे भी चौका छक्का लगा धमाल मचा रहे थे। नाकेदार का सहयोगी एक पानी भरे कांसे से बड़े लोटे को मुझे दिया। मैं एक और जाकर हाथ मुंह धोकर फारिग हुआ वापस मुड़ा तो एक साफ गमछा हाथ मुंह पोंछने नाकेदार ने पेश किया। फिर मैं इत्मीनान से हाथ मुंह पैर पोंछकर बैग से स्लीपर चप्पल निकाल पैरों में डाल लिया। नाकेदार मुझे नाके मतलब घर के अंदर कमरे में ले गया। मैं उसके पीछे चल पड़ा। नाका कवाटर के सामने छोटा बरामदा, फिर एक ही कमरा, उसके पीछे एक छोटा किचन था।
कवॉटर चारों ओर से लकड़ी के खंभों जिसे वनवर्धनिक दृष्टिकोण से अनुपयोगी झाड़ियों से घेरा कर सुरक्षित किया गया था। सामने एक मचान टाइप था, सूखी घास से ढंका हुआ। उसी के नीचे रखी खाट पर मैंने आप तक आराम किया था। अभी मैं जो लालटेन की रोशनी में देख समझ पाया, कमरे के एक और एक लकड़ी का पुराना सा टेबल लगा था, जिसके सामने एक बड़ी कुर्सी रखी हुई थी, जिसमें मैं बैठ गया। फिर नाके दार का सहयोगी कांसे के लोटे गिलास में पानी ला रखा। फिर कांसे की थाली में एक तरफ चावल और थाली के शेष बचे अर्धचंद्राकार भाग में तुअर की दाल से थाली के कोरों तक भरी हुई थी। खाना काफी गर्म था, ठंड भी थी तब बढ़िया भाप भी और उसकी खुशबू दोहरा दे रही थी। इतने में बढ़िया 2 देशी अंडे, आलू की तरी वाली साग सहित टमाटर की, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया की बढ़िया चटनी परोस दी गई। साथ में प्याज, मूली के सलाद और एक छोटी कटोरी में आज मैं कड़काई हुई देशी की। वाह वाह, क्या कहने। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, सो मैंने पेल के दबा के खाना खाया। जब मैं भोजन से निवृत्त हुआ तो महसूस किया पेट क्या गले भरने को आया था। फिर मैं हाथ मुंह धो कर फारिग हुआ वापस आया तो मेरे लिए कमरे के कोने में एक लकड़ी के पाटे में बिस्तर लगा तैयार था। मैंने उन दोनों का इतने लजीज भोजन के लिए धन्यवाद किया। वे दोनों मुस्कुरा पड़े। मैंने सोचा ये भी सोच रहे हैं, औंज की कैसा भुक्कड़ आदमी है, स्याला न जाने कितने जन्मों बाद इसे खाना आज नसीब हुआ है। सोच में भी मुस्कुरा पड़ा। फिर मैं मध्यम सी जलती लालटेन की रोशनी में अपने होल्डोल खोल एक कंबल निकाला और उसे फिर से बांध एक तरफ रख दिया, और सिगरेट के पैकेट से एक बत्ती आजाद कर मैंने अपने लाइटर से जला होंठों से लगा एक तगड़ा कश लिया और फिर देर तक मसलन सिगरेट के खत्म होते तक बिस्तर में बैठा रहा। फिर इतने में नाकेदार का सहयोगी एक स्टूल सिरहाने के बगल में रख एक पानी से भरा लोटा एक प्लेट से ढककर और एक खाली गिलास उल्टा रख सलाम बजाकर चला गया। मैं कमरे में लगे बढ़िया बिस्तर एक जोर की अंगड़ाई ले पसर गया और मुझे तुरंत नींद भी आ गई। रात में जो सोया तो सुबह 8 बजे के लगभग मेरी नींद खुली। मैं हड़बड़ा कर उठा। फिर दैनिक क्रियाओं से पास के जंगल में ही हुआ। फिर नाके के पास से लगभग 400 मीटर दूरी पर एक बड़ा पोखर था। पोखर को एक बारगी से देख आनंद में विभोर सा हो गया। पोखर के पानी में इतनी शीतलता थी कि क्या कहूँ। इस वक्त पोखर की शांत जलराशि से उठती भाप किसी कोहरे सी गहरी धुंध उठ रही थी। इन जाड़ों के दिनों में किसी भी ताल, पोखर या नदी का जल हल्का सा गुनगुना गर्म सा होता है। इसमें नहाने का आनंद क्या कहने। यहाँ मजा देखकर ही पोखर के किनारे ही बड़े बड़े 3 पत्थर एक और लगभग एक दूसरे से 8 से 10 फुट की दूरी पर रखे हुए थे। मैं बीच वाले बड़े पत्थर में बैठ वहीं से छलांग लगा किनारे के आसपास ही नहाया। हमेशा ध्यान रखिए, जिस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं वहाँ अपनी होशियारी नहीं मारनी चाहिए। इस बात पर मैं हमेशा अमल करता भी हूँ। सो मैं पोखर में बहुत सावधानी से नहाया। फिर तन ढांपने उस समय जो कपड़े में लाया हुआ था पहनकर तौलिया कमर में लपेट नाका कवॉटर में आ गया। फिर मैं कवॉटर के अंदर रखा अपना बैग खोल अपना ड्रेस निकाला और पहन लिया। कमरबंद पेटी कस लिया और कंधों के स्टार लगा दुरुस्त किया। फिर अपना नेम प्लेट शर्ट दाएं पॉकेट के ऊपर लगा। फिर मैंने अपना हंटर शू पैरों में जुराबे डाल पहनकर जूतों के लेस बांधकर तैयार हो लिया। तब तक नाकेदार भी अपना ड्रेस पट्टा कसकर तैयार हो चला था। मुझे तैयार देख एक शानदार सैल्यूट दिया। जय हिंद। मैंने भी उसे सैल्यूट दे सम्मान दिया। फिर नाकेदार ने कहा, जनाब ना शता तैयार है, हमें सकल हिट कवॉटर पहुंचते शाम हो जाएगी, तो रास्ते के लिए भी नाश्ता रख लिया है, सो आप नाश्ता कर लें। फिर मैं नाश्ता करने बैठ गया। शुद्ध देशी घी में बने पराठे और आलू प्याज की सब्जी, देश अंडे की भुजी, लहसुन मिर्च की पिसी हुई बढ़िया चटनी जिसमें आम की खटाई डाली गई थी। आहा, ऐसा लजीज नाश्ता कर मन प्रसन्न हो गया। नाश्ता खत्म होते नाकेदार का सहयोगी ने एक बड़े गिलास में बढ़िया मलाईदार छाछ ला आया था, जिसमें हरी मिर्च, हरा खड़ा धनिया और खड़े नमक को पीस बढ़िया तैयार कर पेश किया गया था। कुल जमा मजा आ गया था। मैंने नाकेदार के सहयोगी का नाम पूछा तो उसने बताया धन सिंह है हजूर। उसने कहा तो मैंने अपने जेब से 5 रुपये का एक नोट निकाल उसे देते हुए कहा, धन सिंह ये रख लो, बहुत बढ़िया खाना खिलाया तुमने, बहुत ना नुकुर। बाद वह उस 5 रुपये के नोट को रख लिया और बहुत खुश हुआ वो। फिर मेरा होल्डोल, बिस्तर और बैग को मेरी साइकिल में मजबूती से बांध दिया। साइकिल तो पहले से पोंछकर चमका रखी थी उसने। फिर हम निकल लिए अपनी मंजिल की ओर। हमें अब लगभग 22 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना था। अब से लंबा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आगे पूरा रास्ता कच्चे पगडंडियों वाला पहाड़ी चढ़ाई वाला रास्ता था। मुझे निकलने से पहले नाकेदार ने पूरी जानकारी देकर बताया था। मेरे साथ नाकेदार और धन सिंह भी जाने तैयार थे। इमली उसने अपने नाके के दरवाजे को बंद कर एक छोटा पीतल का घूमती चूड़ी वाले चाबी से चाबी लगभग 5 बार घुमाया। मैं समझ गया ये अलीगढ़ी ताला है। फिर ताला खींच आश्वस्त हुआ। फिर वो वापस आया और मुझसे बोला, अब जा।
ले जनाब, तो मैंने मुस्कुराकर कहा हाँ चलिए। सुनते ही अपनी साइकिल से आगे धनसिंह को बैठाए साइकिल के हैंडल में अपना छोटा बैग लटकाए निकल गया। मैं अपनी साइकिल से उसके पीछे पैदल मार चल पड़ा। हमें नाके से निकले 4 घंटे हो चुके थे। अभी 2:30 बजने को आए थे। हम साइकिल कभी चलाते कभी उतर कर साइकिल की हैंडल पकड़े चलते उन कच्चे पथरीले उतार और चढ़ाव वाले पगडंडी रास्ते में चले जा रहे थे। बीच बीच में जंगलों की जानकारी लेते चल रहा था। इस बीच 2 बिट नाके हम पार कर लिए थे। वहां के दोनों बिट नाकेदार भी साथ हो लिए थे। मैं सभी के साथ साथ साइकिल चलाते एक नदी को देख हम सभी रुक गए। मैं बहते पानी वाले सुरम्य नदी को देख मन मुग्ध हो गया। मैं साइकिल सामने पेड़ में टिका कर एक बड़े से पत्थर में बैठ गया। मुझे बैठते देख सभी मुझसे एक दूरी बनाकर बैठ गए। यही हमारा अनुशासन और रिकॉर्ड है। दुआ यह बिट नाकेदारों से परिचय लिया। फिर मैं अपने पैरों में पहने हंटर शू का लेस खोला और अपने पैरों को जुराबों से आज़ाद किया तो पैरों को बड़ी राहत मिली। काफ़ी गर्म हो चले थे। थोड़ी देर बाद मैं अपनी जगह से उठकर थोड़ी दूर आगे तक जा ठहर गया और कल बहती नदी को मन आत्म से निहारने लगा। शायद मैं अपने में आत्ममुग्ध हो चला था। इस समय इतना खुशगवार सा मौसम हो रहा था कि मैं क्या कहूँ। मस्त गुनगुनाती गुलाबी सी ठंड इस वक्त तफिजा में तारी थी। मैंने रिस्ट वॉच में नजर डाली तो दोपहर के 2:30 बजे बज रहे थे। तभी बिट के नाकेदार जनकलाल ने कहा जनाब यही कुछ खा लिया जाए। मैंने कहा हाँ यार, तबीयत से भूख लगी है, जमाओ जो कुछ भी लाए हो। उसने जी जनाब कह वापस हो लिया। मैं नदी में बढ़िया से हाथ मुंह धो पैरों को भी बढ़िया से धोया तो बदन में बड़ी ताजगी लिए सुकून का एहसास हुआ। फिर मैं अपनी बिरादरी की ओर मतलब स्टाफ जहाँ पहले थे उधर निकल लिया। वहां पहुंच देखा तो साल सरई के पत्तों की थाली, दोनानुमा कटोरी, बना पराठे, 2-3 किस्म की सब्जियां, रोटियां लगी हैं थी। मतलब कि एक उम्दा मुसलसल दस्तरखान लग चुका था। मैं आकर अपनी पत्तल की थाली के सामने बैठ गया। फिर सभी अपने अपने पत्तलों के सामने रखे भोजन के सामने बैठ गए और अपने अपने मजहब के दिन दुआ को करने लगे। मैंने भी बिस्मिल्लाह किया और खाने में टूट पड़ा। जैसे मस्त खासा आनंद आ गया इस गल के बीच खाने में। आहा ए खुदा, सब तेरी रहमुनाई है। भोजन खत्म कर मैंने अपने मालिक को याद किया। ये सब करना मेरे बचपन की आदत थी। फिर थोड़ी देर बाद आगे चलने को हम तैयार हो चले। मैं भी अपनी वर्दी दुरुस्त कर पैरों में हंटर शू बांध तैयार हो गया। ... अभी हमें लगभग 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वाली पगडंडी वाले रास्ते को तय करना था। सो निकल चले हम सब मालिक को याद करते लगातार, कभी साइकिल को कंधों पर लिए कभी पैदल चलते हुए। इस कठिन रास्ते को तय करते हम शाम 5 बजे के लगभग ऊपर समतल पठार में पहुंच गए। वहां एक जगह बैठकर थोड़ा आराम किए। फिर साइकिल में पैदल मारते मार के उभरे पत्थरों से साइकिल के टायरों को सुरक्षित रखते सांप जैसे ही साइकिल चलाते हम अस्ताचलगामी सूर्य का पीछा करते हुए अपने सकल हेडक्वार्टर में पहुंच लिए। जैसे ही मैं अपने स्टाफ के साथ वहां पहुंचा, सकल के अंतर्गत आने वाले सभी बिट नाकेदार, जिन सभी की संख्या 10 थी, मेरे साथ आए 3 को मिलाकर वहां के वर्तमान में पदस्थ सकल ऑफिसर ठाकुर साहब डिप्टी रेंजर रैंक के थे। मतलब उनके कांधे में 2-2 सितारे लगते थे। अच्छे खासे देहयष्टि के धनी और उम्रदराज, साथ साथ बड़े रौबदार व्यक्ति थे। उनके चेहरे में काली गुलबंद मूछें सुसज्जित थी, बहुत फब रही थी, जो उनका व्यक्तित्व काफी रौबदार बनाता हुआ लगा मुझे। और वो सीनियर थे। मैंने उन्हें विश किया। वे बड़ी प्रसन्नता और आत्मिकता से मेरे बगलगीर हो मिले। मैंने रेंज ऑफिस से लाया परवाना उन्हें सौंपा तो उन्होंने कहा आपके आने का इंतजार ही था मुझे। फिर वो किसी नाकेदार से गंभीर लहजे में बोले जाओ रेस्ट हाउस से उसाले सुंदरवा सुसरे को बुलाए लिया और नए शकील साहिब की साइकिल सामान ले जाके रखे और सब के लिए चाय बनाए का व्यवस्था करे। उनके बोलते ही सब जी जनाब एक स्वर में बोल उठे। मैं तो बस देखते रह गया। ठाकुर साहिब का क्या अंदाजे बयां था, मजा आ गया। तभी दौड़ता भागता एक शख्स उपस्थित हो सबको सलाम बजाया। ठाकुर साहब के पैरों को छू पाए लागी बड़े हजूर बोल एक और सहम के खड़ा हो गया। ठाकुर साहब उसकी ओर उचटती सी एक निगाह डाले कि वो और भी सहम गया। फिर उससे मुखातिब हुए बोले कायरे सुंदरवा तय का सुसर साहिब बहादुर होई गेका बेकी सारे तुम्हें बुलाई का पड़ी अलगई से उभी नाकेदार को भेज। प्रश्नवाचक चिन्ह। ठाकुर साहब ने नाराजगी भरे दबंग आवाज में क्षेत्रीय बोली में बोले तो उस सुंदर को कोई जवाब देते न बना। वो हाथ जोड़े थर-थर कांप रहा था। उसके मुंह से शब्द भी न निकल रहे थे। इस वक्त वह इतना खौफजदा सा था। फिर ठाकुर साहब बोले अब यहीं तक यहीं खड़े हो बे, अरे अब का ढोल ताशा बजावाएं का सुसर तुम्हारे लिए जाओ। जो नाकेदार ने बताया उ करो नवा आए खान साहब अभी कुछ दीना रेस्ट हाउस में ही रहल समझो। सुंदरवा बेचारा जी हजूर वहीं जाए थे कह मेरी साइकिल जिसमें सामान था को पैदल लिए 2 नाकेदारों के साथ अन्य बैग वैगर लिए सकिल क्वार्टर कैंपस से कोई 150 मीटर दूर रेस्ट हाउस की ओर बढ़ लिए।
इधर सभी बिट के नाकेदारों से ठाकुर साहब ने मेरा परिचय करवाया। वे सभी हमें एक गोल घेरे में घेरे हुए खड़े थे। बीच में हम दोनों बस 2 कुर्सियों में बैठे थे। मैं सब बारीकी से देख सुन महसूस कर माहौल को समझ रहा था। फिर ठाकुर साहब मेरी ओर मुखातिब हुए और बोले, खान साहब आप नए नए हैं महकमे में, तो आपको हम हफ्ते अंदर सकल पूरा प्रभार आपको सौंप दूंगा। आप कल से इन सभी के बिटों के नाकेदारों को लेकर जंगलों को घूम लीजिए और पूरा इलाका समझ लें। जंगल में इन दिनों कूप कटाई का काम चल रहा है, उसे भी सब देख सुन ले। बाद में कोई ऐसी वैसी बात न हो कि ये नहीं वो नहीं बोल खामोश हो गए। उनकी कही बात 16 आने सच थी। हमें भी ट्रेनिंग में और मेरे सीनियर दुबे जी ने भी कल रात यही कह चेताया भी था कि सब देख सुनकर ही चार्ज एकजुम करना। यार देखो, नींद अपनी ही आंखों से लेनी होती है, समझ गए न पा। अकना ठाकुर साहब की कही बातों के साथ मुझे यह बात भी याद आई। फिर मैं ठाकुर साहब की ओर मुखातिब हो बोला, जी जनाब आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ। मैं कल सुबह से जंगलों को घूम घूम कर देख लेता हूँ। आपको अवगत करा। आप जब प्रभार मुझे सौंपेंगे तो सहर्ष ले लूंगा। उन्हें मैंने सम्मान सहित अवगत कराया। मेरी बात सुनते वे प्रसन्न हो चले। फिर कुर्सी से वो उठे तो मैं भी उठ गया। फिर वे सभी से बोले, नए साहब को सभी लोग साफ सुथरी जानकारी दे देना और कल से क्या अभी से इनके हुक्म का पालन करना। आप सभी लोग सुनिश्चित करना प्रारंभ करें। बोले एक सरसरी सी निगाहें मेरे सहित सभी नाकेदारों पर डाल, जैसे उन्होंने जायजा लिया कि असर क्या हुआ है उनकी बात के नहीं। अंत में सभी ने एक स्वर में जी जनाब कहा। फिर हम सभी ठाकुर साहब के शासकीय क्वार्टर से रेस्ट हाउस की ओर बढ़ चले तो क्वार्टर के एक साइड मुझे घोड़े बंधे दिखे। मैं कौतूहल से देखने लगा तो ठाकुर साहब बोले, ये सकल ऑफिसर को मिले सरकारी घोड़े हैं। खान तुम घुड़सवारी करना जानते तो हो न? मैंने कहा, जी जनाब, बचपने से घर में घोड़े होने कारण अच्छी खासी घुड़सवारी की है। चलो अच्छा है यार, तुम हरफन मौला आदमी आए। यहाँ ये पहाड़ी बीहड़ घनघोर जंगल क्षेत्र होने कारण सरकार ने कुछ सर्किलों के सकल ऑफिसर को घोड़े दे रखे हैं। हम आपको प्रभार में ये दोनों जवान घोड़े भी आपके सुपुर्द कर ताबे में देंगे। बोल मुस्कुरा पड़े। हमें पैदल चलते शाम के गहराते धुंधलकों के बीच ब्रिटिश जमाने के बने उस बहुत पुराने पर बहुत खूबसूरत शानदार रेस्ट हाउस में पहुंच गए। मन एकदम जैसे कोई ख्वाब सा देखने पर हो चला। मैं उस रेस्ट हाउस को बस देखते रह गया। कितना शानदार रखरखाव! वाह! मैंने ठाकुर साहब की ओर प्रशंसनीय दृष्टि से देखा। वो समझ गए, मैं भी समझ गया कि ये ठाकुर साहब का अनुशासन और उनकी जबरदस्त कार्यशैली का ही एक अंग है जो सब करीने से यथावत है। अब ठाकुर साहब और मैं सामने घास के लॉन में लगे आरामदेह कुर्सियों में बैठ गए। बीच में रखी छोटी सी टेबल पर चिनीमिट्टी के चाय की केतली और कप रखे थे। उस वक्त ठाकुर साहब का इशारा पा सामने खड़ा सुंदरवा चाय ढालने लगा। गर्मा गर्म 2 कप चाय कप प्लेट में बहुत नफासत से हमें पेश किया। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख चाय की प्याली ली और चुस्कियां लेने लगा। चाय बड़ी कमाल की बनाई गई थी, देशी गुड़ में, और उसमें लेमन ग्रास की पत्तियां भी चाय पत्ती के संग उबाली गई होंगी, क्योंकि चाय का मस्त स्वाद गवाही पेश कर रहा था। मैं मस्त हो चाय की चुस्कियां लेने में माँ शरूफ हो चला कि तभी ठाकुर साहब मुझसे मुखातिब हो बोले, खान साहब मैं आपको प्रभार सौंपने पश्चात 2 माह की लंबी छुट्टियों में जाने वाला हूँ। गांव जाना है बिटिया और 2 भतीजे भतीजी की शादियों की तैयारी है, इसलिए बार बार छुट्टी मिलेगी भी नहीं। और आपको प्रभार सौंपने बाद मुझे अभी चार्ज भी कहीं का नहीं लेना है। सो सकल ऑफिसर क्वार्टर में छुट्टियों से आकर ही खाली कर पाऊंगा। जब मुझे नई पोस्टिंग के ऑर्डर मिलेंगे सो आपसे एक दरख्वास्त है। बोल मेरी ओर देखने लगे। मैंने कहा, जनाब दरख्वास्त नहीं, हुक्म करिए आप तो हमें। मैंने उनकी वरिष्ठता को देखते हुए उनसे आग्रहपूर्ण लहजे में कहा तो वे प्रसन्नचित हो चले। जी कहे जनाब, मैंने पुनः उनसे कहा। फिर वे कुछ सोचकर बोले, आप हमारे छुट्टियों से आने तक इस रेस्ट हाउस की ओर इशारा करते हुए यहाँ रहें, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। और सकल क्वार्टर के बाद 2 बिट नाकेदारों का नाका क्वार्टर है, ये यही मुख्यालय में ही रहते हैं। आधी रात आप कभी भी इन्हें समक्ष तलब कर सकते हैं। बोल अपनी जगह से उठकर बोले, मैं अब चलता हूँ। बोल नाकेदारों को संग ले उनसे बातें बताते हुए निकले। फिर थोड़ी दूर रजाकर सुंदरवा को आवाज दे बुलाए। बोले, नए साहब का ध्यान रखियो, समझो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर मेरी ओर देख मुस्कुरा दिए। फिर आगे बढ़ गए अपने क्वार्टर की ओर। अंधेरा अब गहरा हो चल था। रेस्ट हाउस का चौकीदार सुंदरवा ने एक मिट्टी तेल से चलने वाला पेट्रोमैक्स जला लिया था और उसे रेस्ट हाउस के सामने बारादरी में रख दिया, जिसका प्रकाश आजकल के ट्यूब लाइट की रोशनी सरीखे होती है। इसम एक सूत का काता हुआ अंडाकार संरचना होती है, जिसे पेट्रोमैक्स में लगे पंप से हवा भरकर मिट्टी तेल के साथ जलाया जाता है, जो पेट्रोमैक्स के मध्य लगे पीतल पाइप के मुहाने में बांधा जाता है। इसे मेंथल कहते हैं।
और इसके चारों ओर से कांच के लंबे आयताकार पीस गोलाई में करीने से लगे, जिनके दोनों मुहाने तांबे के तार से बंधे होते हैं ताकि बाहर से हवा अंदर के मेंथल को नुकसान न पहुंचा सके। इस समय जबरदस्त रोशनी हो चली थी। मैं सुंदरवा के साथ रेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में पहुंचा। मेरा सारा सामान उसने बड़े करीने से लगा जमा दिया था। बाकी सामान मैं बैग से निकाल रख दिया जो दैनिक जरूरतों के थे। मैं अपने में मस्त हो रहा था। इसके बाद मैं अपने ड्रेस उतारकर सामने अलमीरा में हैंगर में टांग दिए, जूते निकालकर बाहर स्टैंड में रख दिया। फिर मैं नहाने के लिए रूम से अटैच बाथरूम में चला गया। बढ़िया से नहाकर हल्के फॉर्मल कुर्ता पैजामा पहन तैयार हो आराम कुर्सी में बैठ गया। कमरे में एक बड़ा लैंप स्टैंड जो तांबे जैसी धातु का बना था जल रहा था, जिसकी रोशनी बहुत पर्याप्त थी क्योंकि कमरे में ही दीवार पर बनी चिमनी वाली भट्टी में लकड़ियां जल रही थी, जिससे कमरा अब गर्म होने को चला था आहिस्ते से और धुआं चिमनी से बाहर जा रहा था। लेकिन ठंड एकाएक बढ़ चली थी। थोड़ी देर में सुंदरवा ने आकर बताया, हजूर नाकेदार हजूर आपसे मिलने के वास्ते आए हैं। मैंने भेजो कहा तो मुख्यालय का नाकेदार श्यामलाल था। आते ही बोला, दारोगा जनाब आज रात का भोजन जनाब हजूर साहिब के घर में है। हजूर साहिब आपको इत्तला करे के खातिर हमें भेजे हैं। मैंने उसे देखते हुए कहा, हाँ जरूर हम आएंगे, कह सहमति दिया और बोला, जब ठाकुर साहब बोले तो हमें लिवाने आ जाना। सुनकर उसने सहमति दी और मुझे सैल्यूट दाग चला गया। हर मैंने सुंदरवा से एक और कड़क चाय लाने को कहा। मुझे बड़ी तलब हो चली थी। फिर जैसे कुछ मुझे याद सा आया कि मैं अपने जगह से उठा और अलमीरा खोल अपने पेंट के जेब से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकालकर पैकेट से एक सिगरेट आजाद कर होंठों से लगा लाइटर से जलाया और पूरे इत्मीनान से एक लंबा कश लिया। फिर ढेर सा धुआं छोड़ते देर तलक सिगरेट जब तक अपने अंतिम चरण में पहुंच गई तो उसे सामने रखे सेंटर टेबल में रखे एस्ट्रे में झोंक दिया। रेस्ट हाउस के जिस कमरे में मैं इस वक्त बैठा था वहां एक तेज गुलाब की सी मदहोश कर देने वाली गंध सी आई। थोड़ी देर में वो गंध अपने से गायब हो चली। इधर ठंड भी कुछ तेज सी लगी। मैंने अपना कश्मीरी गरम साल जो मेरी अम्मी ने मुझे दिया था निकाल कर ओढ़ लिया। एक बार फिर वो गुलाब की सी गंध तेजी से आई और जैसे कोई बगल से गुजरा हो उस तरह चली गई। अब मैं कुछ समझने की कोशिशें करने लगा। याद आया कि लान की क्यारियों में गुलाब के पौधे ढेर सारे लगे हैं, उनकी भी हवा के संग उड़ती सी खुशबू हो सकती है, या सुंदरवा ने कुछ छिड़काव किया रहा होगा कमरे में, लेकिन यह खुशबू इत्र सी है, एकदम तेज हो सकता है आसपास कोई इत्र की शीशी खुली रखी हो। इतने में सुंदरवा ट्रे में चाय की प्याली लिए आ गया। सामने टी टेबल में रखते हुए बोला, लीजिए हजूर गर्मा गर्म चाय। में मुस्कुराकर चाय की प्याली ले लिया और इत्मीनान से फिर चुस्कियां लेता रहा। सुंदरवा हाथ बांधे एक और खड़ा था। मैं चाय की चुस्कियों के मजे ले रहा था। फिर मैंने चाय खत्म की और एक बत्ती सिगरेट की पैकेट से निकाल जला ली और लंबा कश लगाते हुए सुंदरवा से पूछा, क्यों यहाँ कमरे में कोई गुलाब के इत्र की शीशी वगैरह खोल कर रखी है या गिरी है? नीचे बिछे कालीन की ओर इशारा करते हुए बोला। उसने नहीं में अपना सिर हिलाया। या अच्छी तरह याद कर लो, सुंदरवा बोला। तो वो बोला, अरे नहीं हजूर, यहाँ कहाँ से आएगा इत्र उतर? वो कभू बड़े साहबान के दौरा होवत हो तो बड़े रेंजर जनाब वहाँ से सुगंधित अगरबत्ती भेजवात है, और अभी कौन हो बड़े साहबान का दौरा भी नहीं हुए हवे तरफ को काय के यहाँ पहुँचे में लंबा समय लागे। हजूर बोल मुझे देखने लगा प्रश्नवाचक भाव लिए। मैंने कहा, ठीक है जाओ ये उठा ले जाओ, आज हमें भोजन ठाकुर साहब के यहाँ करना है, जब बुलाए तो आना तुम। वह मेरी बातों को सुन अदब से सर नवाकर रेस्ट हाउस के पीछे बने आउट हाउस की ओर जाने लगा। तो मैंने फिर उसे पुकारा, अरे सुंदरवा। वो तुरंत पलट कर बोला, जी हजूर। तो मैंने कहा, इस कमरे में तब मैंने अभी आए खुशबू महसूस की। मैं प्रश्नवाचक नेत्रों से उसे घूरा तो उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं हजूर, कोई गंध नहीं आई हमें सुबह से ले अभी तक, ना ही एकरे पहले भी। बोल मुझे देखने लगा। मैं कुछ सोचता हुआ उससे कहा, ठीक है तुम जाओ, जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुलवा लूंगा। मेरी बात सुनते ही वो वहां से रुखसत हुआ। मैंने अब एक सिगरेट और जला ली। तभी फिर वही गुलाब के इत्र की तेज गंध आई कि मैं उस गंध में खोसा चला कि मुझे सिगरेट पीने का भी भान न रहा। सिगरेट मेरे हाथ में बेख्तियार रह रहे के जलती रही कि तभी क्रमशः अंशु अपनी कलम से, अशोक कुमार भट्ट अंशु, सर्वाधिकार कॉपीराइट सर्वाधिकार सुरक्षित, दिनांक 23/06/2020, मोब नंबर 9754613678।